कार्यक्रम दूरदर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्ति। दर्शकों, आज हम आपके लिए कोरोना महामारी जो एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, इसी के एक और पहलू पर आपके लिए विषय लाए हैं कि महिलाओं की, गृहिणियों की और हमारी जो घर में माताएं बहनें हैं, उनका क्या योगदान कोरोना की महामारी में रह सकता है, वो किस तरह से मैनेजमेंट में और कोरोना की समस्या को हल करने में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ वार्तालाप जो करने आए हैं डॉक्टर सुषमा कौशल हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सालों से शिमला शहर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामाजिक और रिलीजियस जो कार्यक्रम होते हैं और इन चीज़ों के जो विषय होते हैं इनसे रुचि रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो जो कोरोना बीमारी है, इससे संबंधित अभी भी लोगों में काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं चाहूँगी एक लेमैन के लिए आप कोरोना को किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकती हैं, इस बीमारी को थोड़ा सा इस बारे में आप प्रकाशित कीजिए। देखिए, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। कोरोना जैसे पहले सार्स था, मर्स था, इस तरह के जो वायरस थे वे सभी एक तरह से कोरोना वायरस थे और एक वायरस की फैमिली है। पर ये जो स्ट्रेन आया है इसको कोविड-19, कोरोना वायरस 19 नाम दिया गया है क्योंकि दिसंबर 2019 में पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इसको ये भी एक कोरोना वायरस ही है। परंतु इसका जो वायरुलेंस है और इसका इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और बहुत इन्फेक्शियस है, तो इसलिए एक तरह से इसने पूरे जो है हमारा वर्ल्ड को ही अपने झपेट में ले लिया है और एक पैंडेमिक इसको घोषित कर दिया है। तो कोरोना वायरस तो बहुत पहले से ही थे और उसी तरह का कोरोना वायरस की फैमिली में एक ये नया स्ट्रेन है। जी, लेकिन जिस स्केल पर ये इस बार फैला है, शायद दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, आज तक हुआ नहीं था और इसीलिए इसको जी, कोरोना वायरस का पहले भी कई कंट्रीज़ में जैसे सार्स और मर्स का, बाकी कई कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहा, पर ऐसा नहीं हुआ था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही इस तरह की महामारी फैली हो, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और सिंपल जैसे खांसी जुकाम या हाथों से जैसे कहीं किसी चीज़ को टच किया है या वहाँ से भी वायरस जो है वो पर एक खासियत ये भी है और ये अच्छी बात भी है कि सिर्फ इसकी एंट्री जो है वो नाक और मुंह से ही है। और अगर हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि वहाँ से कोरोना वायरस ना जाए तो इससे बचाव का भी वही है। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये फ्रेजाइल भी होता है, जैसे आप बॉईल कर लें चीज़ों को या साफ कुछ डिसइंफेक्टेंट हैं जैसे और सैनिटाइज़र वगैरह हैं एल्कोहल वाले जो होते हैं, तो उनसे भी ये जल्दी मर भी जाता है। ये भी इसकी खासियत है। परंतु एक बार अगर ये बॉडी में एंटर हो गया तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, हम ह्यूमिडिटी इसको मिल जाती है, वहाँ पे इसको एनवायरनमेंट मिल जाता है पनपने का, वहाँ ये बड़े जल्दी तेज़ी से ये ग्रो करता है और हमारी सेल्स को, खास करके हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं कुछ जैसे हमारे लंग्स हैं या मसल्स हैं, हार्ट है, तो उनको भी ये इम्पैक्ट करता है, उसका इफ़ेक्ट होता है और तभी इतने जल्दी लोग सीरियस हो जाते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, जैसे महिलाओं पर विशेष ये कार्यक्रम है, तो महिलाएं एक अलग तरह से कोरोना की महामारी से अफेक्ट हुई हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, यू नो। तो जैसे हमारी वर्किंग एम्प्लॉयड वुमेन होती थी पहले, दे यूज्ड टू गो आउट 5 to 9 to 5 वर्किंग आवर्स होते थे। नाउ दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू होम। तो एक तरह से एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चैलेंज अलग तरह से है। बच्चे होते हैं घर पे, पढ़ाई का एक अलग उनका पैटर्न बन चुका है। तो इस बारे में आप क्या हमारे लेडीज़ को बताना चाहेंगे? हाउ कैन दे मैनेज ऑल दिस इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन? जी, देखिए, महिलाओं के ऊपर जैसे जिस तरह से इस वायरस का इफ़ेक्ट हर एक व्यक्ति के ऊपर हुआ, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे में भी जो लोग हैं सबके इसका असर हुआ है। परंतु जैसे महिलाओं की आप खास करके पूछ रहे हैं, महिलाओं में भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे गृहिणियां हैं, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ है, उन किसी अलग ढंग से इफ़ेक्ट हुआ है। और वर्किंग लेडीज़ की जैसे आपने अभी बात करी, तो वर्किंग लेडीज़ कुछ तो जैसे काम पे अभी भी जा रही हैं, जैसे एक दिन छोड़ के कई जगह बुलाते हैं या कई जगह डेली जाती हैं, या बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके काम छूट गए हैं क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ थी महिलाएं, किसी का ब्यूटी पार्लर था या शॉप थी या किसी तरह का कहीं किसी के घरों में डोमेस्टिक हेल्प की तरह भी काम करती थी। तो जब उन लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो नेचुरली डोमेस्टिक सर्वेंट्स को भी फिर वो नहीं रख पा रहे हैं। तो इस तरह उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ भी
हो गया है, इस तरह से उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनको बाहर भी काम करना है, और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, जैसे मेड नहीं आजकल आ रही हैं, या घर में फैमिली है, फैमिली में कोई बीमार है तो उनको भी देखना मुश्किल हो रहा है। और अगर घर पे कोई छोटे बच्चे भी हैं, उनका क्लास है, होमवर्क है, खुद वर्किंग है लेडीज़, तो वो किस तरह से उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है कि किस तरह उनको मैनेज करना है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, परंतु फिर भी हमारी महिलाएं, मैं कहती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। वो सब मोर्चे पर जो है वो ठीक खरी उतरती हैं और अपना दायित्व जो है पूरी तरह से निभाती हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से, जैसे आपके पड़ोस में कोई है या आपकी फैमिली में कोई है या कोई आपकी वर्किंग कोई हेल्प है, तो उनसे वो सहायता लेकर जो है, या थोड़े जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों के क्लासेस में हेल्प कर रहे हैं, या कई महिलाएं तो ऑफिस में भी थोड़ी सी ब्रेक लेके उस दौरान भी वो फ़ोन पे कनेक्ट कर लेती हैं अपने आप को। मतलब किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है और अपने आप को इस सारी योगदान वो दे रही हैं, अपने बच्चों को किसी तरह से निगलेक्ट नहीं करने दे रही हैं। परंतु हाँ, ये बात ज़रूर मानने वाली है कि परेशानी तो है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक पूरा उनका डिसिप्लिन होता है, सुबह से शाम तक है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो खुद टीचर हैं, जो पढ़ाती हैं, उनको अपने बच्चों के, उनकी तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की भी क्लासेस अटेंड करवानी है और साथ में जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी करना है। और सुबह से लेकर कई बार तो वो ज़्यादा बिजी हो गई हैं कोविड टाइम में। वैसे बेशक वो कहने को तो घर पे रहती हैं, परंतु वो सुबह से शाम तक और कई बार रात तक भी उन्हें होमवर्क चेक करना है, ये सारा प्रेशर। और उसके अलावा घर पे अगर जैसे हस्बैंड्स के भी वर्क फ्रॉम होम है तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर खाना या टाइम पर खाना, या बच्चों की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो महिलाओं को तो हैट्स ऑफ मैं कहूँगी, इन सब महिलाओं को आजकल के दौर में वो किस तरह से चक्री की तरह घूमी रहती हैं, मतलब काम कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे गृहिणियाँ होती हैं जो पहले से ही घर पे थी, घर का ही काम संभाल रही थी, वर्कलोड तो उनके लिए भी बहुत है। सपोज कीजिए कि घर में कोई कोरोना पॉजिटिव उनके अनफॉर्चुनेटली पाया जाता है, तो जो विमेन हैं वो किस तरह से इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकती हैं और मैनेज कर सकती हैं आगे के लिए? बिफोर द पेशेंट इज सेटल्ड इन अ हॉस्पिटल, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर आइडेंटिफाइंग पेशेंट विद कोरोना? जैसे कई बार खांसी होती है, लॉस ऑफ टेस्ट होता है, तो कई बार डिस्पाइट दीज थिंग्स ये होती हैं, टेस्ट भी बाकायदा होता है और खांसी वगैरह भी नहीं होती, फिर भी हॉस्पिटल में पेशेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो कोई ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट प्रोबेबली कोरोना का वायरस पिकअप कर चुका है? बहुत सारे जैसे सिम्टम्स, सबसे पहले तो जैसे कॉमन कोल्ड जो भी है कोरोना वायरस का, मोस्टली एक तरह से बुखार, खांसी, जुकाम जैसे मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसी तरह का है। इसके अलावा कई बार लूज मोशंस भी देखे गए हैं, या अर्ली स्टेजेस में जब बुखार भी अभी नहीं आने होता है, उससे पहले बॉडी एक्स और जैसे हेड एक है, शरीर में दर्द है, या थोड़ी भूख कम लग जाती है। तो इस तरह पर अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि वही उनका एक्सपोज़र तो नहीं है, कि कहीं उनका कॉन्टैक्ट या बाहर से आए हैं या ट्रैवल करके आए हैं उनके घर में कोई, या कोई विज़िटर ऐसे आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, तो उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि अगर इस तरह के फैमिली में किसी को सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है, या जैसे स्मेल वगैरह या टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट है, पर वो आजकल जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ टेस्ट हो या लॉस ऑफ स्मेल हो। बस सिंपल, कईयों को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ बुखार आता है, या कईयों को सिर्फ खांसी, ड्राई खांसी ज़्यादा हो रही है, या ये इनिशियल स्टेजेस पर है। परंतु जैसे जैसे स्टेज 2-3 दिन के बाद जब वायरस अपना विकराल रूप लेता है, मल्टीप्लाई होके बाकी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर खांसी की वो बढ़ जाती है और ब्रेथलेसनेस, सांस लेना, फीवर हाई ग्रेड हो जाता है। परंतु एक साथ में मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि
आजकल देखा गया है कि कोविड, हर बुखार जो है वो कोविड ही नहीं है, इसलिए ऐसा भी नहीं डरने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा बुखार किसी को खांसी है कि हाँ, पर उसे अवश्य सोचें कि कोविड हो सकता है। परंतु उस चक्कर में कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो अन्य बुखार हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है की वजह से फीवर आ रहा है, या टाइफाइड भी आजकल काफ़ी लोगों को हो रहा है, तो लोग हेजिटेट कर रहे हैं बताने में कि ये बुखार है, खांसी है, कहीं कोविड तो नहीं है, तो वो घर पे ही अपने काढ़े वगैरह जो भी है होम रेमेडीज़ ले रहे हैं। परंतु टाइमली अगर वो किसी को कंसल्ट कर लें, किसी को दिखा लें, तो हो सकता है कि कोविड ना हो, उन्हें कोई और प्रॉब्लम भी हो। तो इसलिए इसमें डरने की, हाँ, तो कम से कम बाकी भी बुखार काफ़ी आजकल हो रहे हैं लोगों को, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और गृहिणियों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए है क्योंकि पहले उन्हें अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता था बच्चों को स्कूल छोड़ के, पर अब जैसे वर्क फ्रॉम होम है, क्लासेस घर से हैं, तो उनका तो और भी ज़्यादा दायित्व बढ़ जाता है, और घर के डोमेस्टिक हेल्प भी कई जगह पे नहीं आ रही हैं, तो और घर पे कोई बुजुर्ग हैं उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए। और साथ में आजकल इतनी महामारी ये फैल चुकी है कि लगभग हर घर में पेशेंट हैं, और मुझे तो लगता है कि अगर एक पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके पीछे 2-3 और पेशेंट होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हो सकता है उनका टेस्ट नहीं हुआ हो, या उनके कांटेक्ट में मतलब, पर हो सकता है कि वहाँ पे 3-4 और लोग पॉजिटिव हों या कोविड से पीड़ित हों, पर टेस्ट की भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि टेस्ट में कई बार नहीं डिटेक्ट होता है। 70-80% जो है वही इसका रेट है जिसमें पता चल जाता है, कुछ मिस भी हो जाते हैं, या फिर पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं किया गया हो, या बहुत अर्ली करा लिया हो टेस्ट तब भी नेगेटिव हो सकता है, या बहुत लेट करवाया हो तब भी नेगेटिव हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें कोविड की दी। दर्शकों को बता दें कि ये कार्यक्रम लाइव इन प्रोग्राम है, और यदि आप डॉक्टर साहब से कोई भी कोविड संबंधी जानकारी या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप 2800-177 या फिर 2800-178 पर कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट्स होते हैं घर में, यदि एक पॉजिटिव हो तो अदर्स आर आल्सो इन दी एम्बिट ऑफ डेंजर कि वो भी कोविड हो सकते हैं पॉजिटिव। अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या हम घर पे ऐसे कोई घरेलू, आप जैसे काढ़ा वगैरह बोल रही थी, ऐसे कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या ऐसे कोई न्यूट्रिशनल एडिटिव्स हैं जिनको लेकर हम इसका इम्यूनिटी बूस्ट करना या एनीथिंग कोविड को हम थोड़ा इससे रिलीफ पा सकते हैं? देखिए, घर में जो हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी कहीं बाहर से आ रहे हैं या आपके घर में कोई विजिटर्स आए हैं, कोई आपको लगता है कि इस तरह का इन्फेक्शन की एंट्री के चांसेस आपको लग रहे हैं, तो आप जो सिंपल रेमेडीज शुरू में, आप स्टार्टिंग में जैसे है कि गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, साथ में आप स्टीमिंग ले सकते हैं, और इनिशियल स्टेज पर जो नेज़ोफेरिंक्स में ही जब तक ये वायरस होता है तब तक वहाँ पे ये कम से कम इसकी इंटेंसिटी तो कम हो सकती है। उसके बाद हमारी जो होम रेमेडीज़ हैं, जैसे डिफरेंट काढ़े हैं, जैसे हल्दी वाला दूध है या हल्दी का पानी है, या बहुत सारे मिक्सचर आजकल बाज़ार में हैं, कोई गलोई, तुलसी, ये सारे इनका इफ़ेक्ट है। इनका एक तो ये है कि हो सकता है वायरस को बहुत ज़्यादा ना पनपने दें, परंतु अगर सिम्टम्स थोड़े से भी बढ़ते हैं तो आपको वो डेंजर सिम्टम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने चाहिए, ताकि आप टाइमली हॉस्पिटल जा सकें। और हमारे मतलब ये जो रेमेडीज़ है, ये भी इनको भी साथ साथ करते रहिए। जैसे गागल्स का, वो तो साइंटिफिक भी एक है कि अगर आप 2 टाइम अपने ब्रश के बाद, जैसे या खाना खाने या बाहर से कहीं से भी आते हैं, थोड़ा आप हाथ मुँह धो के, नहा के, थोड़ी स्टीमिंग कर लें या गागल्स कर लें, तो वायरस को आगे जाने से रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे इसकी मेडिकल जो हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, एक आपने डाइट का पूछते कि डाइटरी हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करने की इसमें ज़रूरत होती है, जो घर पे हम कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए हमें प्रोटीन्स के इंटेक बढ़ाना चाहिए, और शुगर क्वांटिटी काफ़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि शुगर जो है, मीठा जो वैसे भी जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो मिठाई में ज़्यादा पनपते हैं। और तभी आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ जिनको होती है, उनमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो लोग मीठे के शौकीन हैं, वो कुछ समय के लिए जो है मीठा कम कर दें, काफ़ी कम कर दें खाना। और ख़ास करके जैसे फंगल इन्फेक्शन भी हैं, ये भी डायबिटीज़ वालों में, या शुगर ज़्यादा उसमें पनपते हैं ये,
तो मीठे की जगह आप प्रोटीन्स की तरफ स्विच ऑन करें कि अपना प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अपने कम रखें। और प्रोटीन्स के लिए जैसे स्प्राउट्स हैं, दालें हैं, पनीर है, एग वाइट है, और कुछ नॉन वेज में भी होता है पर उसमें बहुत ज़्यादा हमें ऑयल और वो इनटेक जो है कम करना चाहिए। न्यूट्री है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर गृहिणियाँ मतलब प्रोटीन, मतलब ये सिंपल सा है कि अगर प्रोटीन्स बढ़ाएंगे तो उतने एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प मिलेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और अगर स्प्राउट्स लेना डेली शुरू कर दें तो हमें जो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो वो भी नहीं होगी और प्रोटीन्स भी हमें मिलेंगे। जी, क्योंकि आजकल की अगर हम जीवन शैली भी देखें तो नेचुरल जो हमारे फूड में जो आप विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, ये एक तरह से कम ही हुए हैं, बड़े नहीं हैं। चाहे आप पानी हम प्रोसेस्ड आरओ वगैरह पीते हैं, ये प्योरीफाइड वाटर होता है, तो नेचुरल जो पहले हम पीते थे पारंपरिक उससे स्रोत से, उनमें नेचुरल एडिटिव्स होते थे। वैसे ही जो आजकल हम खाद्य सामग्री ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक केमिकल्स। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रिजर्वेटिव्स, खास करके अगर हम भी किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि लिक्विड्स लो, कोरोना में भी वाटर इंटेक या किसी भी फीवर में वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए अपना, तो वो वार्म वाटर है, गर्म पानी पिएं, और जरूर गर्म चाय भी ले सकते हैं, और भी जो पेय पदार्थ हैं वो ले सकते हैं। परंतु जैसे फ्रूट्स, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि टिंड जो जूसेस हैं और उसमें फ्लेवर्ड ही होता है, उनमें फ्रेश फ्रूट, उसके बजाय फ्रेश फ्रूट जो है, और इवन जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं उनको भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि टिंड प्रोसेस्ड जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करके, कि उनमें इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और एग्जैक्टली उसमें कितना, जैसे मैंगो का ही जूस है, मैंगो या किसी और भी है, पोमोग्रेनेट है या गुआवा जूसेस हैं, उसमें उससे अच्छा तो आप नेचुरल एक फ्रेश जो फ्रूट लेके उसको होल फ्रूट आप खाइए, या जूस निकाल के भी पी सकते हैं, पर होल फ्रूट में या फाइबर भी होता है उसके छिलकों में, तो वो आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट एक वो मिल जाता है। उससे आपको पेट आपका भरेगा भी। अगर जैसे संतरे भी हैं आप खाते हैं, अगर जूस निकाल के लेते हैं तो उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, गुद्दा है, उसको हम फेंक देते हैं, तो कम से कम ये कि अगर पूरा लेंगे तो फाइबर भी मिलेगा, उससे हमें मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, विटामिन सी जैसे काफ़ी सिट्रस फ्रूट्स में आती है। तो इस तरह जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, और बाज़ार अगर जैसे फ्रूट्स भी आजकल काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो फ्रूट्स के बजाय जो आपके अवेलेबल हैं, आजकल काफ़ी लोग गांव में शिफ्ट हो गए हैं, अब जॉब्स नहीं है कई लोगों की, या घर से ही काम कर रहे हैं, तो आसपास जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं ना, उनमें जितनी विटामिन्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू जितनी उनकी होती है, उतनी जो प्रोसेस्ड और केमिकल से पकाए हुए जो फ्रूट्स हैं उनमें इतनी नहीं होती। जी बिल्कुल, अपने को प्रेजर्वेटिव से आइसोलेट करना आज की डेट में इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोकल जो हमारी सब्जियां या फल होते हैं उनको हम कंज्यूम करें, क्योंकि उनमें मिनिमम आप मिनिमाइज कर सकते हैं जो केमिकल्स और हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, एक तरह से लाइफ स्टाइल जो है हमारा पूरा मॉडिफाई हो रहा है धीरे धीरे, और अब काफ़ी अच्छी चीज़ें भी ये सिखा रहा है। वो तो एक दुख की बात है कि बहुत सारी जानें भी हमने कोरोना की वजह से खोई हैं, परंतु ये है कि अगर देखा जाए कि नेचर के हम करीब, नेचर का ही एक ये समझिए कि ये जो प्रकोप है, और नेचर के हमें करीब रहने का सिखाया गया है कि नेचर के संदेश एक तरह से कि आप जितना आप जैसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में धर्मो रक्षति रक्षिता, तो आप जितना नेचर को बचाएंगे नेचर भी उतना ही आपको मदर नेचर आपको प्रिजर्व करेगी। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा साफ सफाई की विशेष हमने बात करनी है कि कोरोना की महामारी ही नहीं पर अदरवाइज ऑल्सो साफ सफाई का डिजीज मैनेजमेंट में क्या रोल होता है, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, साफ सफाई का तो डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हर तरह की। आज कोरोना वायरस की बात छोड़ें, उससे पहले ट्यूबरक्लोसिस है या वाटर बॉर्न डिजीज़ थी या एयर बॉर्न डिजीज थी, हर उसमें सफाई की ज़रूरत है। और कोरोना ने तो इतना ज़्यादा ये कर दिया बिकॉज क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि नाक और मुंह से ही प्रवेश करेगा वायरस, तो हम जितनी कहीं भी अगर हमारे हाथ इधर उधर टच होते हैं तो हम सिंपल उसको अगर धो लें, साबुन पानी से धोना बहुत अच्छा है, अगर उसी से ही हम बार बार धोएं तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। पर जहाँ साबुन पानी नहीं अवेलेबल है वहाँ पे सैनिटाइज़र यूज़ करें। पर सैनिटाइज़र का ये नहीं है कि बच्चों को भी कि घर में भी हैं तो वो सैनिटाइज़र ही यूज़ करें। मैं तो कहूँगी कि अगर आप घर पे हैं तो जितना हो सके सोप वाटर ही यूज़ करें, और आसपास की सफाई
और जैसे ही खास करके जैसे आप बाहर से आते हैं, आपके कपड़े हैं, जूते हैं, उनको बाहर ही खोलें, उनको मतलब कपड़ों को चेंज करें, जूते बाहर अपने खोल के घर प्रवेश करें, नहा के फिर कपड़े चेंज करके तब जाके जो है आप मतलब सफाई की तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये भी एक अतिशयोक्ति है कि हमारे जो पुराने वैल्यूज थे कि जूते बाहर खोलिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, these all symbolize social distance and personal hygiene। जी so it is you know a reminiscent कि आप come back to your old values। जी, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारे बाहर आज सब लोग मास्क लगा के जाते हैं, घर आके मास्क खोलते हैं, कभी मास्क कहीं पड़ा है, कभी कहीं पड़ा है, तो मास्क में हो सकता है आपके मास्क में कोरोना वायरस हो और आप उसको जाके घर के अपने बिस्तर के साथ ही कहीं रख देते हो या ऐसी जगह रख देते हो जहाँ पे कोई भी उसको हाथ लग जाता है या वही हाथ फिर आपके नाक और मुंह में लगता है। तो मास्क की जो डिस्पोजल है वो भी बहुत ज़रूरी है और मास्क की सफाई बहुत ज़रूरी है। मास्क या कपड़ा भी कई लोग मुंह पे लगाते हैं, साड़ी का पल्ला या परना या कुछ भी है, तो उसकी जो क्लीनलीनेस है कि जो आपने आज मास्क यूज़ किया उसे आप जो है 7-8 घंटे के बाद उसको आपने धोना ही धोना है। साबुन में उसको 10 मिनट डिप करके रखेंगे, धोएंगे तो उसके बाद वो तभी यूज़ करें। नहीं तो कई लोग 2-2, 3-3 दिन भी कई बार वही दुपट्टा या वही कई जगह, वैसे अब तो सब अवेयर हो चुके हैं, पर सफाई बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जैसे थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, बीपी एपरेटस भी लगभग काफ़ी फैमिलीज ने घरों में रखे हैं, तो इनसे भी एक डबल एज्ड वर्ड हो जाता है। कई बार लोगों को सही कर पता लग जाता है, लेकिन कई बार पीपल हु डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस, वो कई बार एक भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि ओहो मेरा बीपी बहुत हाई है, लो है, या ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल बहुत लो आ गया। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ऑक्सीमीटर वगैरह जो ये चीज़ें हैं ये इसलिए दिखेंगी ताकि आप उसकी जो सीवियरिटी है कोरोना की, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है पर तो उसका पता लग सके और टाइमली आप हॉस्पिटल जा सकें। परंतु आजकल हो क्या गया है कि इस वजह से भी बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, एकदम पैनिक अटैक्स लोगों को आ रहे हैं और लोग बार बार फ़ोन करते हैं कि जितनी ऑक्सीजन होगी, और होता ये है कि वो ऑक्सीमीटर ढंग से नहीं लगाया होता है। तो ऑक्सीमीटर जब भी लगाएं 2-3 फिंगर्स में अलग अलग लगा के देख लें और उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो निकालें। और वैसे तो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर दोनों में लगा सकते हैं। कई बार उस पर नहीं आता है, कई बार थंब पे भी लगाना पड़ता है, कोई वीक पेशेंट है या कुछ है, तो उस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं कि ऑक्सीमीटर की भी वैल्यूज़ कम आती हैं। और जैसे हम डबल ट्रिपल मास्क पहनते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ी ऑक्सीजन लेवल, अगर एक नॉर्मल पर्सन की 9900 रहती है, तो अगर मास्क वो ट्रिपल मास्क यूज़ करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली 96 तक, 95-96 तक आएगी। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप खुली हवा में जो है, आजकल जैसे शहरों में हैं, छोटे छोटे घर हैं, एक ही परिवार एक ही कमरे में जैसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो कोशिश करें घर से थोड़ा बाहर या आउटर, जैसे आंगन है या खेतों में, वहाँ रहने की ज़्यादा वो करें। दूसरा, आपने बीपी अपरेटस के बारे में पूछा, तो बीपी अपरेटस का तो मैं कहूँगी कि घर पे कम से कम इस्तेमाल करें, या बहुत ही जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको कभी जैसे डेली एक बार कर लिया, क्योंकि नहीं तो जो तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी पोजीशनिंग पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, बाजू किस लेवल पर है या देखने वाले पे, या ढंग से वो टाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे भी बहुत पैनिक। और जैसे आपको पैनिक होता है, बीपी आपका एकदम राइज होता है, तो वो भी पेशेंट बहुत, उससे क्या होता है, एंग्जाइटी हो जाएगी। एंग्जाइटी होगी तो ब्रेथलेसनेस, फिर आपको वो घबराहट और फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम सांस लेने में होनी शुरू हो जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे कोरोना का 3rd वेव कह रहे हैं, ये बच्चों के लिए विशेषकर हानिकारक है, तो इस बारे में आप कैसे सचेत करेंगे? जी, ये तो जैसे आजकल हर मीडिया में यही बात उठने में आ रही है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे बच्चे बहुत प्रोटेक्टेड रहे हैं, अभी तक अंदर रहे हैं, और जैसे ही वो बाहर आएंगे या स्कूल्स में जाएंगे या बाहर आएंगे, परंतु अभी तक जो कोरोना वायरस था इनमें बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन थी, परंतु जैसे पहले हमने देखा कि ओल्ड एज वालों को ज़्यादा था, अब यंग लोगों को भी कोरोना हो रहा है, और इसके बाद बच्चों को भी होने की संभावना जताई जा रही है कि 3rd वेव में शायद बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बाकियों को तब तक हो सकता है इम्यूनिटी आ जाए। तो इसलिए बच्चों के एक तो डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको प्रोटीन्स अभी से ही देने शुरू कर दें ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है बूस्टअप हो जाए। और दूसरा, उनको मास्क पहनना, सफाई करना, और मास्क को कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे इसके वॉश करना है, वो चीज़ें उनको अभी से सिखाई जाएं। और क्राउडिंग में या एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में रखना, वो चीज़ें जो हैं बच्चे के मन में इतनी ज़्यादा अभी से ही भरते हैं कि कल को अगर वो बाहर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में जो है एक तरह से
तैयार होके जाएं। जी डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए और आपने हमको कोरोना संबंधी बहुत अच्छी जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, रेलेवेंट जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोरोना में सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स पे बहुत स्ट्रेस है, और यदि आप कोरोना को प्रिवेंट करेंगे तो यही आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट भी रहेगा। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।